अगर आप देखें योजना की अगर बात करें, योजना को लेकर आपने बहुत प्रचार किया। मुख्यमंत्री उस समय के एक नाथ शिंदे जी ने काफ़ी इसको लेकर कैंपेनिंग की, पर यह कहना कि पूरे इलेक्शन एक योजना के कारण बदल गया, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक एनालिसिस होगी। तो इसीलिए मैं ये दिखाना चाहूँगा कि अर्बन इलाकों में जो वोट शेयर आपको मिला वो थोड़ा गिरा भी था, बट आखिरकार आप हर एरिया में, कोंकण से लेकर नॉर्थ महाराष्ट्र, सब में आपकी बढ़ोतरी हुई है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर ये योजना लाते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो आपके डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ जाता है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत बुरी होने वाला है। तो आप इसको कैसे आप रैशनलाइज कैसे करोगे? एक ऐसा योजना जो आप पहले विश्वास नहीं करते, फ्रीबीज में आप कभी विश्वास नहीं रखे, तो आप इसको आगे कैसे लेके जाओगे? क्योंकि आरोप भी इस पे भी लग रहा है आपके। देखिए, मूल रूप से विमेन सेंट्रिक एजेंडा, इस एजेंडे के तहत योजना हमने लाई है, तो इसके सोशल बेनिफिट तो बड़े हैं। जो सोशल बेनिफिट तुरंत नहीं दिखाई पड़ते, साल में, 2 साल में, 4 साल में दिखाई पड़ते। कभी भी इकोनॉमिक्स में 2 पद्धतियाँ होती है। एक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते जाते हैं, उससे इकोनॉमी को बढ़ाते जाते हैं, वो इकोनॉमी अवसर तैयार करती है। और दूसरा, आप सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उनको डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, उससे भी विकास होता है, थोड़ा समय लगता है। ये दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है। तो हमारा प्रयास यही है कि ये बात ज़रूर है कि इन योजनाओं के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पे थोड़ा स्ट्रेस आएगा। डेट जीडीपी रेशियो जो हमने बहुत ही एकदम रोबस्ट रखा है, उसमें चेंजेस आएंगे, ये हम मानते हैं, लेकिन 2-3 सालों में हम लोग उसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की अपनी एक क्षमता है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, 500 ट्रिलियन मार्क को हम पार कर चुके हैं। और साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट तैयार करके, वो भी हमारा पेस जो है वो कम न हो, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे तो इसको हम मैनेज कर पाएंगे। इलेक्शन के वक्त में आपने कई सारे ऐसे वादे किए और आपने कहा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या विजन है देवेंद्र फडणवीस? क्योंकि हर बार आप जब सीएम बनते एक एजेंडा लेकर आते हैं, एक विजन लेकर आते हैं। इससे पहले आपका विजन रहा कोस्टल रोड को लेकर, आपका विजन रहा मेट्रो को लेकर, उसमें भी अड़चन काफी लगा। इस बार देवेंद्र फडणवीस क्या करना चाह रहे हैं और क्या बड़ा धमाका होने वाला है महाराष्ट्र में? बड़ा धमाका तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा फोकस रिवर लिंकिंग पर है। मैंने अभी इरिगेशन मिनिस्टर के रूप में 4 बड़े रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के उन इलाकों में परिवर्तन ला देंगे जो अभी तक अकाल पीड़ित थे। महाराष्ट्र को अकाल से बाहर निकालने का काम ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट करने वाले हैं। इसके ऊपर मेरा बहुत जोर रहेगा। इसके साथ साथ मेरा दूसरा प्रयास ये रहेगा कि महाराष्ट्र में रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी एक मैंने 16,000 मेगावाट का काम मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देना चाहता हूँ। ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि दोनों चीज़ों से एक और किसान को बड़ा फायदा होगा, और दूसरा महाराष्ट्र में इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, और बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन होगा। तो इसलिए ये 2-3 चीज़ें ऐसी है कि जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। एक सवाल ये करना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग ये जानना चाह रहे थे और पर्टिकुलरली हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि आपने कई सारे बयान दिए कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेटिव केसेस को लेकर, जैसे कि दिशा सालियान से लेकर, सुशांत सिंह राजपूत से लेकर, पालघर साधुओं के लेकर, बट ऐसा ये सब केसेस एक ऐसे कगार पर आ चुके हैं जो इनकम्प्लीट है। क्या आप इसको रिविजिट करेंगे? कुछ केसेस आपके हाथ में है भी नहीं, वो सीबीआई के पास है, बट क्या आप कुछ आश्वासन देंगे कि आने वाले दिनों में जो पुराने केसेस, भीमा कोरेगांव से लेकर कई सारे केसेस जो जिसे रोक दिया गया था, शरद पवार ने भीमा कोरेगांव केस में भी अटकन लगाए, क्या आप आने वाले दिनों में ये कुछ पुराने केसेस जो जनता के लिए इंपॉर्टेंट है इसको रिविजिट करेंगे? देखिए, रिविजिट करने का तो सवाल नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो
इन्वेस्टिगेशन जब चलता है तो उसमें एज ए मिनिस्टर हमारा कोई रोल नहीं होता है. इट इज टोटली सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट और इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इंटरफियर. हाँ, जरूर हम लोग सीबीआई को ये निवेदन करेंगे कि उनके पास जो केसेस है उन केसेस को ज्यादा तेजी के साथ उसका इन्वेस्टिगेशन वो करें. क्या एक तरह से रुकावट लाने की कोशिश की गई थी महाविकास आघाड़ी ने, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस थे उन्होंने रोकने की कोशिश. क्या हुआ है कि इसमें उन्होंने रुकावट तो लाई और साथ साथ सीबीआई के पास ये केसेस लेट गई, उन्होंने रोक कर रखी थी. तो जब आप साल भर बाद 1.5 साल बाद सीबीआई को केसेस देते हैं तो क्वालिटी ऑफ एविडेंस इसके ऊपर बड़ा असर होता है. तो आपको बहुत ज्यादा उसमें तफ्तीश करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है. जो चल रहा है. एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत ताल मिला के चलते हैं आरएसएस के साथ. लोकसभा इलेक्शन के बाद ये कहा गया था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में मतभेद है और वो प्रचार नहीं कर रहे थे. इस बार ये कहा जाए 50,000 के ऊपर ऐसे नुक्कड़ सभा हुआ. ऐसा क्या बदलाव लाया गया आरएसएस के रिश्ते के साथ इस वाले इलेक्शन में? जैसे मैंने कहा, आरएसएस कभी काम नहीं करता है. आरएसएस में एक विचार परिवार है हमारा. आरएसएस के विचारों से प्रेरित होकर समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली संगठनाएं हैं. मजदूरों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाएं चलती है जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने का प्रयास करती है. हमने इस बार ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी इनको ये निवेदन किया था कि एनार्किस्ट ताकतों के खिलाफ नेशनलिस्ट ताकतें अगर नहीं उतरेगी तो एनार्किस्ट ताकतें हमारे समाज को तहस नहस करेगी. और इस कॉल को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए नेशनलिस्ट ताकतें सारी एकत्रित हुई. हमारा कोई रोल नहीं है. उन्होंने स्वयं इस चैलेंज को समझा, इस चुनौती को समझा और अपने आंग पर लेकर उन्होंने इस प्रकार से लोगों में जागृति की कि हमें नेशनलिस्ट फोर्सेस चाहिए, हमको एनार्किस्ट फोर्सेस नहीं चाहिए. और लोगों ने उसको प्रतिसाद दिया. कभी भी आपको वो डर महसूस हुआ लोकसभा इलेक्शन के बाद, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा था ये महायुति की कॉम्बिनेशन आपको काम नहीं करने की, इट वाज अ पॉलिटिकल कंपल्शन देखा जा रहा था. क्या आपको लगा उस वक्त की चीजें बदल सकती है और आपको कॉन्फिडेंस था कि महायुति कर पाएगी? देखिए, मुझे ये कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने जब आंकड़े देखे थे तो 43.9% महाविकास आघाड़ी और 43.6% हमारी महायुति, यानी 0.3% का केवल अंतर था. और मेरा जो पॉलिटिकल अनुभव ये बताता है कि पीक एक बार होता है. ये पीक पर गए और 43.9% पर गए. हम कॉट अनअवेयर स्थिति में मात्र 0.3% से पीछे, तो हम इनको पीछे छोड़ सकते हैं.